सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 पोल साइंस का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है सामाजिक न्याय, उसी को हम आज हम पढ़ेंगे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आज 6 जून 2020 को जो हमारा टॉपिक है, इसका जो पॉइंट बनता है वो है न्यायपूर्ण बंटवारा। कल हमने सामाजिक न्याय के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा कि अलग अलग व्यक्ति विशेष महिलाएं पुरुष काम के आधार पर किस प्रकार से अवहेलनाएं झेलते हैं, यानी सामाजिक न्याय से परिपूर्ण नहीं है, और किस प्रकार शारीरिक अंग विकार से भी किस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों को काम के आधार पर या उन्हें वेतन के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इन विषयों पर हमने चर्चा की थी। आज है न्यायपूर्ण बंटवारा कैसे। समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हो, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं और इससे भी कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है। केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उनको पूर्ण तरीके से लागू न हो। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है, चाहे यह राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर विभिन्न समूह और व्यक्तियों के बीच का। यदि समाज में गंभीर सामाजिक या आर्थिक असमानताएं हैं तो यह जरूर होगा कि समाज कुछ प्रमुख संसाधनों का पुनर्वितरण हो, जिससे नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके। इसलिए किसी भी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए यह ज़रूरी है कि न केवल लोगों के साथ, किसी भी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए यह ज़रूरी है कि न केवल लोगों के साथ समाज कानून और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जीवन की स्थितियों के अवसरों के मामलों में भी कुछ बुनियादी समानता का उपयोग करे, यानी वहाँ पर भी इक्वलिटी हो। यह हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी माना गया है। अपने उद्देश्यों के लिए प्रयास कर रहे और स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। उदाहरण के लिए हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया, यानी वहाँ पर भी कानून में लिखा है कि सभी समान समझा जाए, जाति आधार पर, रंग आधार पर या धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव न किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि निचली कही जाने वाली जातियों में लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी पाने जैसी बुनियादी ज़रूरतों को में न रोका जा सके। विभिन्न राज्यों जो सरकारों ने जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन अधिक न्यायपूर्ण और वितरण के लिए भूमि सुधार लागू करने के कदम भी उठाए हैं। समाज में न्याय की स्थापना से जुड़े कुछ सवाल सामने खड़े हैं। क्या संसाधनों का वितरण और शिक्षा तथा नौकरियां एक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए? यदि हाँ तो कैसे? ऐसे मामलों में मतभिन्नता समाज में उग्र भावावेश पैदा करती है, कभी कभी हिंसा भी भड़का देती है। हम देखते हैं कि आरक्षण के आधार पर कितनी हिंसाएं होती हैं। लोग मानते हैं कि उनके और उनके परिवारों का भविष्य दांव पर लग जाएगा। हमें क्रोध और हिंसा के मामलों को याद है जो कभी हमारे देश में शैक्षणिक संस्थानों में या सरकारी नौकरियों की सीट के आरक्षण के प्रस्ताव से फूटते रहे हैं। बहरहाल राजनीतिक सिद्धांत के विद्यार्थी होने के नाते न्याय के सिद्धांत की अपनी समझदारी के आलोक में हमें ठंडे दिमाग से इन मुद्दों की जांच परख करने में समर्थ होना चाहिए। क्या वंचितों की सहायता की योजनाएं न्याय सिद्धांत की कसौटी पर खरी मानी जा सकती है? अगले खंड में हम सुप्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जॉन रोल्स द्वारा प्रस्तुत न्यायोचित वितरण के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। रोल्स ने तर्क दिया कि समाज में न्यूनतम सुविधा प्राप्त सदस्यों की सहायता की जरूरत स्वीकार करने के लिए बेशक युक्तिसंगत औचित्य हो सकता है। रोल्स का क्या सिद्धांत था, इस पर भी महत्वपूर्ण नोट्स लिखेंगे आप। यदि लोगों ने कहा कि आप रहने के लिए किस किस्म के समाज को चुनना पसंद करेंगे, संभवतः वे ऐसा समाज चुनेंगे जिसमें नियम और संगठन उसे विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया कर सके। हम सब लोगों की से अपेक्षा नहीं कर सकते वे अपने निजी हितों को दरकिनार कर समाज की भलाई के बारे में सोचें, खासकर तब जब उन्हें यह यकीन हो कि उनका फैसला भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाली जिंदगी और मौक़ों को प्रभावित करने
जा रहा है। वस्तुतः वह माता पिता से ये आशा करते हैं कि वे अपने बच्चों की सबसे अच्छा क्या है उसके बारे में सोचें, सहयोग करें, लेकिन ऐसे परिदृश्य में किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत को बुनियादी का निर्माण नहीं कर सकते। तो ऐसे निर्णय कैसे पहुंचा सकते जो निष्पक्ष और न्याय संगत भी हो। जॉन रोल्स इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है और उन्होंने कहा है कि वह तर्क और निष्पक्ष को न्याय संगत नियम तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता नहीं, वह खुद ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां वो निर्णय लेना समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि यानी समाज को टूटे न, जबकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि उस समाज में हमारी क्या जगह है। अर्थात हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवार में पैदा हों या निम्न जाति के, धनी होंगे या गरीब, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन। रोल्स तर्क देते हैं कि अगर हमें यही मालूम हो तो इस मायने में हम कौन होंगे और भविष्य में समाज के लिए कौन से विकल्प खुलेंगे। हम भविष्य में उस समाज के नियमों का संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। रोल्स ने अज्ञानता के आवरण को से सोचना होगा। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संविधान स्थान की हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी को आमतौर पर जैसे सब करते हैं हमें खुद के हितों को ध्यान में रखकर करने, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वह कौन होगा, उसके लिए लाभप्रद क्या होगा। इसलिए हम हर कोई बुरी स्थिति से मद्देनज़र समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने से व्यक्ति के सामने स्पष्ट रहेगा जो जन्म के सुविधा संपन्न कुछ विशेष अवसरों का उपयोग करेगा, लेकिन दुर्भाग्य से यदि वह जन्म से समाज में वंचित तबके में हो जहां कोई अवसर न मिले तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ से काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा यह संगठन ऐसे नियमों के बारे में सोचे और कमज़ोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास में दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी महत्वपूर्ण संस्थान सभी लोगों को प्राप्त हो, यानी सभी के लिए, चाहे वो किसी वर्ग से, किसी जाति से हो, चाहे उच्च वर्ग से हो या न हो। बेशक अपनी पहचान को विस्तृत करना अज्ञानता के आवरण को खड़ा होने की कल्पना के लिए किसी के लिए सहज नहीं है, लेकिन तब अधिकांश लोगों के लिए यह उतना ही कठिन है। वे आत्मत्यागी बने, अजनबी लोगों के साथ अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें। यही कारण है कि हम आदतन आत्मत्याग को वीरता से जोड़ते हैं और मानवीय दुर्बलताओं सीमाओं के मद्देनज़र हमारे लिए ऐसे ढांचे के बारे में सोचना बेहतर होगा जिसे असाधारण कार्रवाइयों की जरूरत न हो। अज्ञानता आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है कि उसमें लोगों के लिए सामान्य रूप विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बनती है। उनमें से सोचने के लिए, अपने हित में जो अच्छा हो उसे चुनने के लिए अपेक्षा रहती है। हालांकि प्रासंगिक बात यह है कि अज्ञानता के आवरण में रह चुके वे पाएंगे और बुरी स्थिति में है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब दो चीज़ें निकल कर आती हैं आज के लिए। एक तो है रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या था, इसको विस्तार पूर्वक नोट्स लिखें। दूसरा है न्यायपूर्ण बंटवारा कैसे होगा, इसके बारे में लिखें। और इसके पीछे जो प्रश्न बनते हैं एनसीईआरटी से वो इस प्रकार से हैं कि हर व्यक्ति अपना प्राय देने का क्या मतलब है, हर किसी को अपना प्राय देने का मतलब समय के साथ कैसे बदलता है, ये प्रश्न बनेगा। अध्याय में दिए गए 3 सिद्धांतों के संक्षेप में चर्चा करें। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, प्रत्येक उदाहरण को समझाएं। क्या विशेष ज़रूरतों के लिए सिद्धांत सभी के लिए समान बर्ताव का सिद्धांत जरूरी है। 4 प्रश्न ये है बनते हैं यहाँ तक जितना पढ़ा है। और दूसरा हमने जो 2 आज के नोट्स महत्वपूर्ण हैं वो बनते हैं सामान्य न्याय का बंटवारा और रोल्स का सिद्धांत। आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और साथ के साथ आप इसके नोट्स वगैरह जो हैं वो लिख रहे होंगे, नोटबुक लगा रखी होगी। रोज़ाना कहा जाता है कि इनको रोज़ाना लिखें, याद करें। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जीवन में काम आने योग्य बातें हैं, आप इनको अच्छे ढंग से याद करें, लिखें। आज के लिए इतना ही।